अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने भी सब्जेक्ट लिया है हिंदी साहित्य या हिंदी काव्य और सोच रहे हैं कि कौन यानी आपके हिंदी के कंप्लीट सिलेबस के सभी यूनिट्स के ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जिन्हें आप पढ़ के जाते हैं तो आपका 60 से 70% पेपर कवर हो जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। आज की क्लास आप ही के लिए है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे जिससे कि क्लास ख़त्म होते होते आपको सारे आंसर एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके से कराई जाती है, तो क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइव क्लासेस ज़रूर से अटेंड किया करिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास को लाने के पीछे कई घंटों की मेहनत है, तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखिए। इस क्वेश्चन पेपर से ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर से, तो लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं। जैसा कि हिंदी लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है और आज आप देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन आंसर सभी यूनिट्स के, जिसे कि आप स्कोर कर सकते हैं 80+ इस सब्जेक्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जैसा कि हिंदी का जो इतिहास है वो आदिकाल से शुरू होता है, तो नाथ साहित्य जो है वो आदिकाल का एक अंग माना जाता है, एक आदिकाल का एक ये भी साहित्य माना जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है नाथ साहित्य। इसका आपको परिचय देना है, इसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं। हिंदी में योग, हास्य और भक्ति का सबसे पुराना संगम कहाँ से शुरू हुआ? यही है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य का उद्भव जो है वो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। इसका उद्भव यानी ये कब से शुरू हुआ? 19वीं शताब्दी से। इसके प्रवर्तक गोरखनाथ थे। उन्होंने हठ योग, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान को साधना का आधार बनाया। नाथ साहित्य, चूँकि गोरखनाथ, नाथ इसमें भी है और नाथ साहित्य इसका नाम है, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ हैं, जिन्होंने जो है ब्रह्म ज्ञान को ही साधना का आधार बनाया। नाथ साहित्य कवियों की भाषा जो है वो साधुकड़ी है। प्रारंभिक हिंदी थी, जो कि प्रारंभिक हिंदी को ही साधुकड़ी भाषा कहा जाता है, जो कि साधन, वैराग्य और अनुभव पर आधारित थी। ये जो है साधन और वैराग्य और अनुभव पर आधारित है। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं नाथ साहित्य के? गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, जलंधरनाथ। इन साहित्य का उद्देश्य मोह माया से मुक्ति और ईश्वर से एकत्व यानी ईश्वर से प्रेम, ये था नाथ साहित्य की विशेषता, यानी इसके उद्देश्य जो है यही इसकी विशेषता मानी जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। निष्कर्ष: अंतर मन में ही सच्चा शिव है, यही इसका सार है। नाथ साहित्य में जो है भक्ति, संयोग और योग को मिलाकर हिंदी को एक नई आत्मिक दिशा दी, जो आगे चलकर संत काव्य की नींव बनी। यानी संतों का जो उद्भव है वो नाथ साहित्य से माना जाता है और यहीं से भक्ति और योग जो है हिंदी को एक नई दिशा देता है। तो एकदम इजी तरीके से आप ये समझिए कि नाथ साहित्य जो है वो मुख्य रूप से ध्यान, ब्रह्म ज्ञान और हठ योग इसकी प्रमुख विशेषता है, ये आधार है इसका। और मोह माया को त्यागना और ईश्वर में ध्यान लगाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि गोरखनाथ जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस समय यूपी के मुख्यमंत्री, ये जो गोरखनाथ जो नाथ साहित्य है इसके प्रमुख जो अध्यक्ष हैं वो इस समय वही हैं। आइए देखते हैं सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कबीरदास की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कबीरदास की प्रमुख विशेषता क्या है? इनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? कबीरदास की काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में मिला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिए। तो
कबीर दास के जो काव्य हैं, इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख विशेषता यह रही है, पहले ट्रिक याद रखिए कि ये जो है सादगी में छिपा है सबसे बड़ा सत्य, यही है कबीर का दर्शन। यानी सादगी से बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने बहुत ही बड़ा सत्य को दिखाया है। सादगी से छिपा है सबसे बड़ा सत्य, ये है कबीर का दर्शन। इनकी काव्य की जो है ये दर्शन है, यानी बहुत ही सरल शब्दों में बहुत बड़े सत्य को कबीर दास ने कहा है, बताया है अपने काव्य में। कबीर जो है वो 15वीं शताब्दी के निर्गुण भक्ति कवि थे। उन्होंने समाज की रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर तीखा प्रहार किया। कबीर दास जो है 15वीं शताब्दी के निर्गुण भक्ति, जैसे कि भक्ति काल जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में जो है वो राम और कृष्ण की पूजा उपासना होती है, और निर्गुण में जो है वो कबीर दास हैं, ये निर्गुण भक्ति है। ये मानते हैं कि ईश्वर जो है निराकार है, वो राम और कृष्ण के रूप में ईश्वर को निराकार मानते हैं ये। तो आइए समझते हैं, इन्होंने जो समाज की रूढ़ियाँ, समाज की जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं और जो अंधविश्वास, इन्होंने मूर्ति पूजन, इन सभी का विरोध किया है अपने काव्यों में। उनका जो है काव्य सत्य, प्रेम, भक्ति और सामाजिक चेतना का संगम है। इन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप से जो है समाज सुधार के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, सत्य, भक्ति और प्रेम का। अब चलिए इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ऐसे इंट्रोडक्शन दीजिएगा थोड़ा। कबीर जो है किस शताब्दी के कवि हैं और उनकी मुख्य रूप से उनका थीम क्या है, विषय क्या है, किन विषयों पर उन्होंने रचना की। फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं पूछी गई हैं। तो कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति भाव, जो कि ईश्वर को निराकार रूप में स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि ईश्वर जो है वो किसी मूर्ति और आकार में नहीं है, ये निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है। और दूसरा जो इनके काव्य की विशेषता है, वो सामाजिक सुधार के लिए अपने काव्यों में बहुत सारी चीज़ों को शामिल करते हैं, जैसे कि जातिवाद, जो जाति प्रथा समाज में चली आ रही है और जो पाखंड चले आ रहे हैं, इनका विरोध किया है इन्होंने अपने काव्यों में। तो ये पहले तो जो है वो ईश्वर के बारे में, दूसरा समाज सुधार के बारे में, ये 2 प्रमुख इनकी काव्य की विशेषता है। और भाषा क्या है इनकी, सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी काव्य रचनाओं में। जैसा कि आप देख सकते हैं, साधुक्कड़ी भाषा में इन्होंने दोहे रचे हैं, साखियाँ रची हैं और लोक तत्व जैसे कि कहावतें, ग्रामीण जीवन और सहज बिंब, इन्होंने अपनी काव्यों में वो कहावतों का प्रयोग और ग्रामीण जीवन का प्रयोग, मतलब ग्रामीण जीवन को दर्शाया है। सबसे लास्ट में आप निष्कर्ष लिख दीजिए कि कबीर का जीवन जो है जीवन मार्गदर्शन है, यानी ये समाज सुधार के माध्यम से समाज को एक सही और समाज में सुधार लाकर मार्ग प्रशस्त करते हैं। और एक उदाहरण मान लीजिए आ जाए कि कबीर कैसे जो है समाज सुधारक हैं, उनकी एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप लिख सकते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और की अमर सीख देने वाला। ये एक सीख देने वाला मार्गदर्शक रूप में इनका एक दोहा है। ना काहू से दोस्ती, यानी किसी से ना ही दोस्ती बहुत रखनी चाहिए और ना ही किसी से बैर यानी दुश्मनी रखनी चाहिए। तो ये है इनकी जो है काव्य की प्रमुख विशेषताएं और इनका कुछ परिचय थोड़ा बहुत। मान लीजिए लघु उत्तरी में प्रश्न है तो इतना पर्याप्त है आपको लिखने का। और लॉन्ग में आ जाता है तो ये जो यहाँ पे दी गई हैं विशेषताएं, इन्हें हेडिंग बना दीजिएगा और थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिएगा इनके बारे में, इनके 2-3 प्रमुख रचनाएं लिख दीजिए। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। तो क्लास पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करना मत भूलिएगा। और भी किसी डाउट के लिए या फिर किसी और टॉपिक के लिए, सब्जेक्ट के लिए आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करिएगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
PDF चाहिए तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 2-3 मॉडल पेपर्स में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये देखने को मिला है। जैसे कि अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए। ये आदिकाल के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं, अमीर खुसरो। इनका साहित्यिक परिचय देना है। साहित्यिक का मतलब होता है कि हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया है, उसका परिचय दीजिए, उसके बारे में बताइए। तो अगर भारत की गंगा यमुना तहजीब की आवाज़ सुननी है तो खुसरो की कविताएं पढ़िए। यानी भारत में जो गंगा है, जमुना है, इनकी आवाज़ सुननी है, इनकी तहजीब की आवाज़ सुननी है। ये सभी देखने को मिलेगा अमीर खुसरो की कविताओं में। तो अमीर खुसरो जो हैं वो 13वीं शताब्दी के महान सूफ़ी कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। संगीतज्ञ और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इस तरह से आप इनका इंट्रोडक्शन लिखिएगा अमीर खुसरो का। इन्होंने हिंदी और फारसी दोनों में साहित्य रचा। इनकी भाषाएं जो है साहित्य की वो हिंदी फारसी दोनों हैं। फिर लिखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खाली ए बरी, तुगल का नामा, दीवान ए गुरतुल कमाला। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 2। खुसरो ने पहेलियों, मुखड़े, गीत और कव्वालियों को लोकप्रिय बनाया। इनकी रचनाओं में प्रेम, भक्ति, सूफी दर्शन और लोक संगीत का संगम है। मुख्य रूप से इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में और लोक संगीत, सूफी दर्शन के बारे में बताया है। इनका ये संगम माना जाता है। निष्कर्ष में लिखिए कि अमीर खुसरो ने भारतीय संस्कृति के पहले सेतु थे। भारतीय संस्कृति जो है इसकी पहले सेतु संत कहे जाते हैं, जिन्होंने 2 भाषाओं कौन कौन सी, फारसी और हिंदी को जोड़कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तो ये था जो है अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय। लास्ट तक क्लास को देखिएगा, आपका 80% क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि कवि नागार्जुन जो कि कवि माने जाते हैं आधुनिक काल के ना, ये आधुनिक यानी वर्तमान जो कुछ समय है आदिकाल का उसके कवि माने जाते हैं। कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशिष्टताओं को रेखांकित कीजिए। प्रकृति सौंदर्य के बारे में इन्होंने जो कविताएं रची हैं उनकी विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं। नागार्जुन की कविता में प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि संवेदनशील और श्रमशील भी है। कैसे समझते हैं। नागार्जुन की कविताओं में खेत खलिहान, नदियाँ, पशु पक्षी सब जीवंत होते हैं। यानी इनका अमूर्त नहीं बल्कि मूर्त रूप में इनको दिखाया है, जो कि एक्टिव हैं, कर्मशील हैं। खेत खलिहान, नदियाँ, ये सभी जो हैं वो श्रमशील हैं। उनके जो है प्रकृति केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, प्रकृति जो है केवल सुंदरता का वस्तु नहीं है बल्कि किसान के संघर्ष का साथी है। प्रकृति जो है वो किसान के संघर्ष का साथी ये कह रहे हैं। एक उदाहरण मान लीजिए आए तो लिखिएगा। इनकी बहुत ही फेमस एक पंक्ति है, धरती ने ओढ़ी धानी चुनरिया। इस पंक्ति में धरती माता के श्रम की झलक मिलती है। यानी ये केवल सौंदर्य नहीं है, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये श्रमशील है। तो कैसे श्रमशील है कि ओढ़ी, धरती ने ओढ़ी धानी चुनरिया। वे प्रकृति में लोक जीवन, यथार्थ और जन संवेदना को पिरोते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति में जीवन है, यथार्थ है, संवेदना है। निष्कर्ष समझिए, नागार्जुन की प्रकृति भावनात्मक नहीं, क्रियाशील और मानवीय
जो कि मनुष्य के श्रम और जीवन की लय से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तुलसीदास पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। निराला कृति, निराला ने एक कृति लिखा है, एक लेखनी लिखी है, इनकी एक रचना है, तुलसीदास उसका नाम रखा है, जिसमें इन्होंने तुलसीदास जो है कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित कीजिए। ये जो उन्होंने कृति लिखी है तुलसीदास, इसकी जो साहित्यिक सौंदर्य है, इसकी सुंदरता है, इसके बारे में आपको लिखना है, इसके महत्व के बारे में लिखना है। चलिए देख लेते हैं उत्तर। तो जब एक कवि दूसरे महाकवि की स्तुति करे तो कविता अमर हो जाती है। यानी इसमें एक कवि ने दूसरी कवि की जो है प्रशंसा की है, स्तुति की है। कैसे, समझिए। निराला की कविता जो है तुलसीदास में कवि ने महाकवि तुलसीदास की महानता को श्रद्धा पूर्वक व्यक्त किया है। निराला जो है वो तुलसीदास को महाकवि के रूप में इनकी श्रद्धा को, इनकी महानता को बताते हैं। उन्होंने तुलसीदास को इनको जन कवि, लोकनायक, धर्म योद्धा बताया, जिन्होंने समाज को राम के आदर्श से जोड़ा। इन्होंने, जैसे कि तुलसीदास जो है, इनकी प्रमुख रचना क्या है, रामचरितमानस रामायण है। तो जो इनके बारे में लिखते हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये कहते हैं कि तुलसीदास जो हैं वो लोकनायक हैं, धर्म योद्धा हैं, जन कवि हैं, और इनकी कविता जो है, कविता की भाषा में जो है शक्ति, लय, संगीतात्मक, यानी जिसे आप गा के कह सके वो होता है संगीतात्मक, एक लय के साथ, और भाषा शक्ति का प्रयोग किया इन्होंने। जैसे कि एक पंक्ति है बहुत ही फेमस इनकी, इस काव्य रचना, इनकी इस कृति का, जग में रहे ना तूफान, तुलसी का नाम अमर है। निराला की भावनाएं जो हैं वो भक्ति से अधिक सांस्कृतिक गर्व को दर्शाती हैं। उसके बाद निष्कर्ष लिखिए कि यह कविता जो है वो निराला के भक्ति और मानवता के समन्वय की सुंदर झलक देती है। ये जो है वो भक्ति के साथ साथ मानवता, आदर्श मानव के रूप में जैसे राम को चित्रित किया है ना तुलसी ने, उसी तरह जो निराला हैं वो तुलसीदास के भक्ति और मानवता के समन्वय की सुंदरता झलक दिखाते हैं, जो कि तुलसीदास के आदर्शों को अमर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 है कि शोध की परिभाषा दीजिए। शोध क्या होता है इसको बताना है, इसके महत्व के बारे में बताना है। चलिए समझते हैं शोध क्या है। हर खोज एक नया सच उजागर करती है। कोई भी खोज हो, जैसे आप सोशल मीडिया ऐप्स पर जाके सर्च करते हैं ना, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, उसी तरह खोज एक नया सच उजागर करता है। आप जो जानने की आपकी इच्छा है उसको ढूंढ के लाता है, वही होता है कि यह एक सच उजागर करता है खोज। शोध का अर्थ समझिए। शोध का अर्थ होता है कि किसी विषय में सत्य या नए खोज करना। किसी विषय में आप खोज कर रहे हैं, वही होता है शोध। खोज करना ही शोध कहलाता है। सर्च समझिए, रिसर्च, यही कहलाता है शोध। डॉक्टर रघुवंशी के अनुसार वो कहते हैं कि शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करता है। यह शोध को एक प्रक्रिया बताते हैं जिससे द्वारा व्यक्ति को जानकारी मिलती है। शोध का उद्देश्य होता है कि किसी विषय के गहराई से अध्ययन द्वारा नए निष्कर्ष और समाधान प्राप्त करना। शोध का उद्देश्य क्या है कि किसी विषय के बारे में हम जानना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में एक समाधान देता है, हमारे डाउट को, हमारे क्वेश्चन का आंसर देता है, एक निष्कर्ष देता है। शोध यही होता है, शोध करना। महत्व क्या है शोध का? यह ज्ञान का विस्तार करता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सर्च करेंगे तो हमें कुछ जानकारी मिलती है, जिससे कि ज्ञान का विस्तार होता है, नए विचार का विकास होगा और समाज में सुधार होगा, समस्याओं को हल की दिशा मिलती है, नीति निर्णय लेने में सहायता मिलती है और शिक्षा में उन्नति
शिक्षा में उन्नति होती है, जिससे कि बौद्धिक विकास होता है। तो सर्च करने का, रिसर्च करने का ये महत्व होता है, ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब निष्कर्ष में लिख दीजिएगा कि शोध जो है मानव प्रगति का आधार है। शोध के द्वारा ही मानव की प्रगति होती है। यही समाज और विज्ञान संस्कृति को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। तो ये थे 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे भी आपके एग्ज़ाम तक आपकी इसी तरह से तैयारी कराई जाएगी। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर बताए जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और PDF चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करिए।